चलो। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 6, है ना। नया चैप्टर है हम लोग का, चैप्टर 6। ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक। समझ गए। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्ट या इंडक्शन कह सकते हो, है ना, जो तुम लोग कहना चाहो। वो हाँ हाँ, खाना बनाते हैं वही वाला इंडक्शन। वो भी तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इंडक्शन, और इसीलिए तो उसका नाम इंडक्शन पड़ा है। ठीक। चलो चालू करें आज का क्लास। चलो, कुछ कुछ चीजें जान लेते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। पहले जानो चुंबकीय फ्लक्स का होता क्या है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक। जैसे उसमें देखे थे फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट में क्या देखे थे, विद्युत फ्लक्स का देखे थे। सेम उसी के जैसा है चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, बल रेखाओं की संख्या, कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, है ना, किसी पृष्ठ से। वहां पर विद्युत बल रेखाएं थे, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स है तो चुंबकीय बल रेखाएं आ जाएगा। ठीक। तो जैसे मान लो ये इसका, मान लो ये हम लोग का मैग्नेट है ना, नॉर्थ है ये साउथ है। और सबको पता है जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो चुंबक के बाहर नॉर्थ से किधर की ओर जाती है, साउथ की ओर। नॉर्थ से किधर की ओर जाती है, साउथ की ओर। ये देखो, और बनाते जाओगे और बड़ा होते जाएगा, जितना बड़ा बनाओ उतना बड़ा होता जाएगा, है ना। और नहीं बना रहे हैं, इतना करके छोड़ दे रहे हैं। ठीक। अच्छा, चुंबक के अंदर किधर जाती है, साउथ से नॉर्थ की ओर, है ना। चुंबक, बस यही अंतर है उसमें, क्या कहते हैं, विद्युत विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में। विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर ही जाती हैं, सॉरी, प्लस से माइनस की ओर जाती है। अच्छा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, लेकिन अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ भी जाती है, उसमें नहीं जाती थी, है ना। अब देखो, आ, इसमें एक चीज जानो, तुम लोग के काम का है। नॉर्थ से साउथ जा रही है ना। अगर इसके इस डायरेक्शन में अगर हम लोग एक पृष्ठ रख दें ऐसे करके, इस ऐसे पृष्ठ रख दें, तो इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, उसे उसका क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना। सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, अगर पृष्ठ को रख देते हैं, है ना, तो इससे लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं ना। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, एग्जाम्पल के लिए ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, हम लोग का ये वाला, ये डायरेक्शन, मान लो ये डायरेक्शन हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र है। और इसमें किसी पृष्ठ को इसके तल के लंबवत रखते हैं। समानांतर तो रख नहीं सकते, समानांतर रखोगे तो सीधा सीधा चली जाएगी, लंबवत रखना है। तो जब इसके तल के लंबवत रखोगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल में, लंबवत किसी तल को रखते हो, तो इस तल से जितनी बल रेखाएं गुजरती है, उसे उस तल का क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझ गए। हाँ। ठीक। अब इसका सूत्र क्या होता है ये देखो, वहां पर, हाँ हाँ, एक चीज समझो। ठीक। वहां पर क्या था, हम लोग का जो विद्युत फ्लक्स था उसको फाई ई से प्रदर्शित करते थे, इलेक्ट्रिक का, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से प्रदर्शित करेंगे, एम ना करके बी। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फाई बी हो जाएगा। ठीक। ये हम लोग का विद्युत फ्लक्स के लिए है, था, पुराना पढ़ चुके हैं। और ये वाला किसका है, चुंबकीय फ्लक्स के लिए है। ठीक। समझ गए इतना। अब देखो आगे इसी में, यहां पर सूत्र कैसा कैसा होगा। यहां पर सूत्र होगा, देखो, इसका सूत्र होगा फाइव बी,
फाइव बी बराबर हो जाएगा बी इंटू ए, है ना, फाइव बी बराबर हो जाएगा बी इंटू ए, जहां बी हम लोग का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और ए क्या है, किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक, हाँ समझ गए। तो चुंबकीय तल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना, क्या लिखोगे, चुंबकीय, या कैसे भी लिख सकते हो, किसी तल के लंबवत कर दो, किसी तल के लंबवत गुजरने वाली, किसी तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ठीक, कुल बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। हो गया इतना चीज। या ऐसा भी कह सकते हो, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, किसी पृष्ठ को उसके क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, तो उससे गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझ गए इतना चीज। हाँ, आगे बढ़े तो चलो अब देखो, यहाँ पर इसके लिए हम लोग का क्या है, देखो ये हम लोग का क्या है, एक तल है ना, इस तल से गुजरने वाले लंबवत बल रेखाओं की संख्या, ये लंबवत गुजर रही है बल रेखाएं ये, ठीक, ये कैसे हो रही है, लंबवत गुजर रही है, तो किसी तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, क्या हो, है ना, क्या हो अगर, अच्छा ये बी इंटू ए का मतलब समझ रहे हो, ए मतलब हम लोग का है क्षेत्र सदिश, जो एरिया वेक्टर है, तल के लंबवत क्षेत्र सदिश बोला, बताया हूं पहले। मान लो ये कोई तल है ना, ये कोई तल है, तो इसका क्षेत्र सदिश कहाँ होगा, तल के लंबवत, है ना, ऊपर की ओर। मान लो ये है क्षेत्र सदिश, मतलब ये एक तल है, इसका क्षेत्र सदिश कैसा होगा, तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक, तो यहाँ पर बी वेक्टर और ए वेक्टर, बी और ए है, बी ए कहने का मतलब क्या है, बी हम लोग का क्या है, हाँ बी हम लोग का क्या है, ये है चुंबकीय क्षेत्र है, और ए क्या है, उस तल का क्षेत्र सदिश है। ठीक, तो ये हम लोग का बी वेक्टर, और मान लो इस तल को ऐसे ये ए बना दिया, ए, ठीक, तो इसलिए फाइव बी का जो मान होगा बी और ए के गुणा के बराबर होगा। ये एक तो है ना, दूसरा इसी में देखो, ये पहला है, दूसरा है, मान लो यदि वो एरिया वेक्टर के साथ हम लोग का थीटा कोण बनाए, कौन, चुंबकीय बल रेखाएं, मान लो हम लोग का तल ऐसा है, समझना, ये हम लोग का तल है, ठीक, बड़ा ही प्यारा सा, ये हम लोग का तल है ना, इस तल में एक एरिया वेक्टर हम लोग बना देते हैं ए, इधर ये एरिया वेक्टर है, ठीक। अच्छा, चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो ऐसे ना गुजर के, वो कैसे गुजर रही हैं, ऐसे गुजर रही है, मान लो ऐसे, ऐसे, है ना, तो यहाँ पर कितने का कोण बन रहा है, थीटा का, ये बी वेक्टर है, तो उस समय कोण कैसा हो, उस समय हम लोग का ये कैसा हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स फाइव बराबर बी इंटू ए कॉस थीटा, जहां कॉस थीटा, थीटा क्या बताता है, ए और बी के बीच का कोण बताता है। यहां पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो ए वेक्टर भी इधर है, और बी वेक्टर भी किधर है, इधर है, तो थीटा कितना हो गया, जीरो, और थीटा जीरो हो तो कॉस जीरो का मान कितना होता है, एक, और कॉस जीरो का मान एक, तो यहाँ पर एक करोगे तो फाइव इंटू बी, यही होता है, समझे, तो ये होता है एक सूत्र, और ये होता है, दोनों वही है, बस यहाँ पर थीटा कोण बना रहे हैं तो कॉस थीटा, यहाँ भी थीटा कोण बन रहा है, लेकिन थीटा कोण का मान कितना है, जीरो, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब मेरा ये हाथ और ये हाथ दोनों इसी से रख दो, तो इसके बीच में कोण कितना बनेगा, जीरो का, तो अगर जीरो का बनेगा तो इसी सूत्र, यही इसी चित्र को लेकर के थीटा का मान जीरो रखोगे तो कॉस जीरो का मान एक होता है, तो इतना एक हो गया, तो बी ए ही तो बचेगा, दोनों वही है, चित्र के लिए हम लोग अलग अलग ले लिए हैं। समझ गए इतना, चलो अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कंडीशन है। और कुछ देखना चाहोगे, अच्छा मात्रक, हाँ चलो इसका मात्रक देख लो, मात्रक, और हम लोग इसका बता देते हैं राशि कौन सा है उसको, है ना, तो मात्रक कैसा होगा, देखो भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय का क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला, टेस्ला, और ये क्या है, क्षेत्र सदिश है, मतलब क्षेत्रफल है सीधा सीधा, तो इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ये होता है मात्रक, है ना, और उसके बाद हम लोग देखें राशि, तो एक ऐसी राशि है, तो ये अदिश राशि है,
यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बोल क्या रहा है? चुंबकीय फ्लक्स का कहने का मतलब क्या है? यह किसी तल से गुजरने वाली या लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की क्या है? संख्या है। कुल बल रेखाओं की क्या है? संख्या है। और संख्या कैसी राशि होती है? अदिश राशि। अब संख्या अदिश राशि है कहने का मतलब यह पूरी क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि संख्या ही तो है ना, संख्याओं का योग बता रहा है कुल कितनी जा रही है उसका। तो कैसी राशि होगी? अदिश राशि। क्लियर है इतना चीज? चलो, इसको वेबर भी कहते हैं ना, इतना इतना को हटा करके तुम लोग या वेबर भी कह सकते हो, वेबर। ठीक। चलो नोट करोगे तो नोट कर लो। इसमें कंडीशन भी है, अगर कंडीशन लिखना चाहो तो, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है। कंडीशन मतलब जब थीटा का मान 0 हो, जब थीटा का मान 90 हो, वो सब तो उतना डिटेल हमको नहीं देना है। ठीक। चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए चलिए। हो गया। चलिए। अब देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हाँ, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, इस चैप्टर से मैं बता दूं, ये जो हम लोग का छठवां चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें से 1 नंबर का एक प्रश्न आना है, 3 नंबर का एक प्रश्न आना है और 4 नंबर का एक प्रश्न आना है। टोटल 8 नंबर का आना है एक तो प्रश्न, मतलब टोटल 8 नंबर का आना है, छठवां सातवां से। ठीक। ये छठवां इकाई है। ये इकाई 6 है तुम लोग का। इकाई 6 है। इसमें 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा, है ना। 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, है ना। और उसके बाद आएगा 4 नंबर का एक प्रश्न। 4 3 7 और एक 8, टोटल 8 प्रश्न आएगा। किससे किससे? इकाई 6 में 2 ठो है, सॉरी इकाई 3 है जी। सॉरी इकाई 4 है। इकाई 4 में चैप्टर 6 है ना, हाँ 6 है तो इकाई 4 है। इकाई 4 में 2 ठो है, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और एक प्रत्यावर्ती धारा। और 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा है? मूल्य आधारित प्रश्न है। मूल्य आधारित प्रश्न को तुम लोग को मैं अलग से हल करवाऊंगा, कैसे कैसे हल करना है। 4 में 4 पूरा मिलेगा तुमको, है ना, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं हो, मैं बाद में बता दूंगा। ठीक। मूल्य आधारित प्रश्न कैसा बनेगा उसको। ठीक। तो इकाई 4 6 7। ठीक। 1 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न, 4 नंबर का, हमको यहीं तक करना है। 3 नंबर के लायक, उधर 5 6 नंबर के लायक नहीं करना। 4 नंबर का प्रश्न क्यों करना है? 4 नंबर का प्रश्न केवल मूल्य आधारित है। मूल्य आधारित मतलब एक तुम लोग को कहानी जैसा देगा और उस कहानी में 2 3 क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन को तुमको पढ़ के आंसर देना है ना। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट तुम लोग को उससे रिलेटेड रहेगा। एक साइड विद्युत चुंबकीय प्रेरण का रहेगा और अथवा में एक साइड किसका रहेगा? प्रत्यावर्ती धारा। क्योंकि 6 और 7 चैप्टर से आना है, 4 4 नंबर का, तो 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा रहेगा, है ना। 23वां क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा रहता है। अथवा रहता तो एक साइड छठवां का कहानी देगा, फिर अथवा करके एक तो 7वां का कहानी देगा, और दोनों कहानी में क्वेश्चन रहेगा। तो इस वाले अथवा में जो रहेगा छठवां क्वेश्चन, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर रहेगा कहानी। और एक अथवा करके जो कहानी रहेगा, मतलब मूल्य आधारित प्रश्न, वो प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत होगा। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ज्यादा सर आता है ना। और इसमें स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इन सब से रिलेटेड ही आता है हम लोग का। पिछले 5 साल का क्वेश्चन उठा के देख लेना, 5 साल के क्वेश्चन में पूरा तुमको वो डिटेल दिया है। ठीक। आगे बढ़े अब। चलिए, अब हेडिंग डालो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखते हैं आज कितना लंबा खींच सकते हैं। आ गए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखो, इसमें ऑस्टेट का प्रयोग देखेंगे, एक तो छोटा सा, है ना, फैराडे का प्रयोग है। देखो, ऑस्टेट ने क्या ज्ञात किया था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। ऑस्टेट ने यही तो प्रयोग किया था। उसने क्या किया था? एक कुंडली ले लिया था, एक कुंडली, है ना। और इसमें क्या किया था? इसमें वो चुंबकीय सुई लगा दिया था। ऑस्टेट का प्रयोग बता रहा हूँ ना, चुंबकीय सुई ऑस्टेट का प्रयोग है। इसने क्या किया था? चुंबकीय सुई लगा दिया था, और ऐसे करके सुई था, जब उसने धारा का प्रवाह किया इस दिशा में, तो चुंबकीय सुई कैसा हुआ? ऐसा विक्षेपित हुआ, है ना। फिर उसने क्या सोचा, क्यों ना मैं धारा को विपरीत दिशा में प्रवाहित करके देखूं। उसने क्या किया? धारा को विपरीत दिशा में, अब इस डायरेक्शन में था, अब धारा का प्रवाह को उसने किस किया? इस डायरेक्शन में किया। यहाँ पर ये लगा रहेगा ना प्लस माइनस,
प्लस माइनस ये, और यहाँ पर क्या लगा रहेगा, प्लस माइनस यहाँ। ठीक, तो जब उसने विपरीत डायरेक्शन किया तो चुंबकीय सुई जो पहले ऐसे ही विक्षेपित हुआ था, अब जब उसने उल्टा किया तो चुंबकीय सुई उल्टा विक्षेपित हुआ ऐसे। ठीक, तब उसे पता चला कि यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह किया जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये किसका प्रयोग था, ऑस्टेट का प्रयोग। ऑस्टेट बेचारा चला गया, नहीं चला गया होगा तब भी हम लोग को नहीं पता, है ना। तो इस खोज से स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठता था, है ना। अब लोगों के मन में तो जाहिर होगा कि अगर हम लोग किसी परिपथ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करें तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि किसी में हम लोग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करें तो वो इलेक्ट्रिक हम लोग का उत्पन्न करें, है ना, विद्युत पैदा करें, है ना, चुंबकीय उत्पन्न करने पर। तो ये प्रश्न किसके मन में उठा, हेनरी के मन में, है ना। इंग्लैंड के माइकल फैराडे, उसके मन में उठा प्रश्न, और वो अपने समकालीन मतलब अपने समय के एक वैज्ञानिक थे हेनरी, उसके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया, जिसे फैराडे का प्रयोग कहते हैं। ठीक, तो अब उसी को देखेंगे। आर्स्टेड का प्रयोग तो समझ गए होंगे सब कैसे कैसे हुआ। अब देखो फैराडे का प्रयोग, इसी को आगे बढ़ाया है वो। ऑस्टेड ने क्या किया था, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया और चुंबकीय धारा उत्पन्न किया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र। अब ये लोग जब जस्ट उसका उल्टा करेंगे, इन लोग फैराडे और हेनरी दोनों मिलकर क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र ले जाएंगे उसमें परिपथ में, और देखेंगे कि विद्युत धारा प्रवाह होता है कि नहीं, है ना। ठीक, तो अब देखो फैराडे का प्रयोग, किसका प्रयोग, फैराडे का प्रयोग। फैराडे का प्रयोग समझे, चलो। और फैराडे का कहानी भी अजीब है। चलो पहले हम लोग कुंडली बना लेते हैं। 4 कुंडली की हम लोग को जरूरत पड़ेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। 4 कुंडली बनाते हैं पहले तो। ये एक कुंडली हो गया, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। हाँ, ठीक, ये क्या रहेगा, गैल्वेनोमीटर। ठीक, गैल्वेनोमीटर ले जाओगे, अमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा को डिटेक्ट करता है, धारा है या नहीं उसको, है ना। ये मत लगा देना गलती से। यहाँ बताऊँ क्या चारों को, चलो यहीं बस बता दे रहा हूँ। चलो इधर बता दे रहा हूँ जी, ज़्यादा क्लीन रहेगा। चलो यहाँ पर लिखवा देंगे, ये चारों में यहाँ बता देते हैं। ये एक उसने यहाँ लगाया गैल्वेनोमीटर, है ना। फिर दूसरा प्रयोग इधर कर देंगे थोड़ा सा हम लोग, ये। फिर तीसरा यहाँ, ये। फिर चौथा यहाँ, ये। ठीक, ये 4 है हम लोग का। 4 चित्र है, पहला चित्र है, ये दूसरा चित्र है, ये तीसरा चित्र है, और ये चौथा चित्र है। ठीक, 4 चित्र के माध्यम से हम लोग समझाते हैं। ठीक, तो क्या किया था, फैराडे ने कई वर्षों तक चुंबक और धारामापी से जुड़ी कुंडली के साथ कई प्रयोग किया, है ना, कई प्रयोग किया। वो कुंडली के पास लाता, दूर ले जाता, कितना सारा प्रयोग किया फैराडे, समझ रहे हो। फैराडे कितना सारा प्रयोग किया कि उसने क्या किया, चुंबक लिया, है ना, धारामापी, और धारामापी को करके बहुत सारा प्रयोग किया, कोई भी सफलता नहीं लग रहा था। थक हार कर क्या किया उसने, चुंबक को कुंडली के अंदर फेंक दिया गुस्सा में। अब जब चुंबक को कुंडली के अंदर फेंका, तब ये जो गैल्वेनोमीटर था ये थोड़ा सा हिल गया। तब पता चला कि हाँ, चुंबक को आसपास लाने पर भी धारा में प्रवाह में परिवर्तन होता है, विद्युत धारा में। ठीक, वहां से फिर हम लोग का कॉन्सेप्ट आया फैराडे का नियम। और फैराडे और हेनरी दोनों समकालीन थे, मतलब एक ही समय के थे दोनों वैज्ञानिक, उन दोनों ने मिलकर इसको प्रयोग किया था, है ना। हालांकि नाम फैराडे का आ गया। चलो अब देखें हम लोग, तो ऐसे 4 चित्र तुमको भी बनाना पड़ेगा, है ना। इसको समझ लो, खाली लिखने का जरूरत नहीं है, लिखना चाहोगे तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो, अब समझो, उसने क्या किया, एक चुंबक लेके आया, एक चुंबक लेके आए, जिसका नॉर्थ सिरा को इस कुंडली के समीप लाए, समझना ना अच्छे से। एक हम लोग परिपथ तैयार किया जिसमें गैल्वेनोमीटर हम लोग लगा के छोड़ दिए, है ना। उसके बाद क्या किए, एक चुंबक में एक चुंबक है ना, दंड चुंबक नॉर्थ साउथ, उसका नॉर्थ पोल को इस परिपथ के पास लाए। जब इस परिपथ पे पास लाए तो धारा, ये हम लोग का कैसा था, ये सीधा था ऐसे, है ना, धारा मापी। तो जब
चुंबक को इसके समीप लाए तो ये क्या हुआ, ये डिटेक्ट किया, ये क्या किया, धारा इस साइड में विक्षेप हुआ, इस डायरेक्शन में। ठीक। अब देखो इतना होने के बाद, है ना, जब वो कैसा था, ऐसा था, इसको आगे लाए, इसको जब आगे लाए तो धारा डिटेक्ट हुआ ऐसे, चुंबकीय सुई कैसे भी, सॉरी, गैल्वेनोमीटर का सुई कैसे विक्षेपित हुआ, ऐसे। अब फैराडे ने कहा मैं इसको पास लाया हूं तो ये विक्षेप हुआ है ऐसे, क्यों ना मैं इसको दूर ले जाऊं तो कैसा होगा। तो जब इसने नॉर्थ को दूर लेके गया, किससे, इस कुंडली से, इस नॉर्थ पोल को, नॉर्थ सिरा को कुंडली से दूर लेके गया, तो जो सुई ऐसे विक्षेपित होना था, जब इसको अंदर लाया तो सुई ऐसे विक्षेपित हुआ था ऐसे। अब जब इस नॉर्थ को बाहर लेके गया तो सुई उसके विपरीत डायरेक्शन में ऐसे विक्षेपित हुआ, गैल्वेनोमीटर का सुई इस डायरेक्शन में। अब उसका माथा ठनक गया, किसका, फैराडे का, कि भाई जब मैं नॉर्थ सिरा को इस कुंडली के पास लाता हूं तो सुई ऐसे विक्षेपित होता है ना, और जब नॉर्थ सिरा को इस कुंडली से दूर लेके जाता हूं तो सुई हम लोग का ऐसे विक्षेपित होता है। अब उसने क्या किया, चुंबक का पोलैरिटी चेंज कर दिया। चुंबक का पोलैरिटी मतलब जैसे मान के चलते हैं ये नॉर्थ सिरा है और ये साउथ सिरा है, तो उसने क्या किया, पोलैरिटी चेंज किया, इसको कैसे कर दिया, ऐसे, इस डायरेक्शन में, है ना। उसके बाद उसने इस डायरेक्शन में चेंज किया तो अब साउथ सिरा आ गया। साउथ सिरा के बारे में बात करेंगे, ये वाला साउथ सिरा। हाँ ऊपर वाले को। ये हो गया। चलो कहाँ पर आए थे हम लोग, हाँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, ठीक। चलो कहाँ पर आए थे हम लोग, हाँ इसमें आए थे। तो उन्होंने क्या किया, पोल को बदल दिया, किसका, चुंबक का पोल को। पहले नॉर्थ को हम लोग ले जा रहे थे, है ना, उसने क्या किया, पोलैरिटी चेंज कर दिया साउथ। अब साउथ को हम लोग ले जा रहे हैं, तो जब साउथ पोल को इस कुंडली के पास लाते हैं, है ना, साउथ को इस कुंडली के क्या लाते हैं, पास लाते हैं, तब भी चुंबक क्या हो जाता है, विक्षेपित होता है, लेकिन नॉर्थ के जस्ट विपरीत होता है, क्योंकि नॉर्थ में सुई हम लोग का इधर विक्षेपित हुआ था, साउथ में सुई किधर होगा, इधर विक्षेपित, मतलब साउथ साउथ से किधर हो गया, इधर विक्षेपित। अब उसने देखा कि साउथ को इधर ले गया तो कुंडली इधर विक्षेपित हुआ, अगर साउथ को मैं इस कुंडली से दूर ले जाऊं, साउथ को इस कुंडली से दूर ले जाऊं, इधर इस डायरेक्शन में, तब सुई कैसा होगा। तो जब साउथ को पास लाए थे, किसके, इस कुंडली के, तो सुई किधर विक्षेपित हुआ था, इधर, मतलब धारा का प्रवाह हुआ। अब जब साउथ को दूर ले जाएंगे तो इसके विपरीत धारा का प्रवाह होगा, इधर, विपरीत दिशा में। इतना चोचला करने के बाद, इतना चोचला करने के बाद उसको यह समझ आया कि जब कुंडली, चुंबक को कुंडली के समीप लाते हैं तो धारा का प्रवाह होता है, कुंडली को, चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो धारा का भी प्रवाह होता है, लेकिन धारा की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। इसके विपरीत जब इसका पोलैरिटी चेंज कर दें, नॉर्थ को ले जा रहे थे अब साउथ को, साउथ को पास ले जा रहा है, धारा प्रवाह हो रहा है, साउथ को दूर ले जा रहा है, धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में हो रहा है। उसने क्या किया, यदि मैं चुंबक को स्थायी करके कुंडली को घुमाऊं तो क्या होगा, तो उसने क्या किया, चुंबक को स्थायी रख दिया। अब इस कुंडली पूरे सिस्टम को इसके पास लाए, तो जब इस सिस्टम को इसके पास लाता था तब भी धारा का प्रवाह होता था, जब इस सिस्टम को उससे दूर करता था तब भी धारा। मतलब इसने, इससे ये पता चला कि जब नॉर्थ चुंबक को कुंडली के पास लाया जाए तो भी धारा का प्रवाह होता है, या मतलब ऐसा कह सकते हो, जब अगर इस परिपथ को स्थिर रखे, कुंडली को इसके पास या दूर लाया जाए तब धारा का प्रवाह होगा। यदि चुंबक को स्थिर रख दें, इस परिपथ को इसके आसपास ले जाए तो भी हम लोग का धारा का प्रवाह होगा। तब फैराडे ने यह निष्कर्ष निकाला कि चुंबक या कुंडली के अपेक्षिक गति के कारण उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक। तो ये उसने पता किया कि जब चुंबक को तार के एक लूप या बंद परिपथ के पास लाया जाता है तो धारा का प्रवाह होता है। क्यों, क्योंकि देखो एक चीज समझो, ये हम लोग का कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक, ये हम लोग का नॉर्थ है, ठीक। अब इससे बल रेखाएं गुजर रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे, देखो अभी कितनी बल रेखाएं गुजरी इस लूप से, केवल और केवल दो। जब इसको पास लाओगे, मान लो पास लाके यहां ले आए, तो सब कहां से गुजरेगा, ऐसे। देखो अब एक लूप से कितनी सारी बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो फ्लक्स का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब पास लाओगे तो फ्लक्स का मान ज्यादा होगा, दूर ले जाओगे तो फ्लक्स का मान कम होगा। क्यों, क्योंकि पास ले जाते हो तो एक कुंडली से जो बल रेखाओं की संख्या है वो ज्यादा गुजरेगी, जब दूर लेके जाओगे तो एक लूप से बल रेखाओं की संख्या हमारी कम गुजरेगी। समझ गया, ये था हम लोग का फैराडे का प्रयोग। अब इसी को आगे पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग को क्या क्या सीखने को मिला फैराडे के प्रयोग से,
क्या क्या सीखने को मिला, चलो बताओ। फैराडे के प्रयोग से क्या क्या सीखने को मिला? तो यहाँ तो फिर यही है फैराडे का प्रयोग या फैराडे का नियम, है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? क्या कहता है ना, जब चुंबक के सिरे को कुंडली के समीप ले जाने पर धारा का प्रवाह होता है ना। और देखो, मैं सीधा सीधा लिखवा दे रहा हूं। चुंबक के सिरे को कुंडली के पास लाने पर, कुंडली के पास लाने पर धारा का प्रवाह होता है। धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। दूसरा, जब चुंबक के सिरे को कुंडली से दूर ले जाएं, इतना पूरा रहेगा ना, कुंडली के, जब चुंबक के सिरे को कुंडली से दूर ले जाएं, तो दूर ले जाने पर धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह होता है ना। जो प्रवाह होना है वो धारा का प्रवाह होता है, परंतु किस दिशा में होता है? परंतु विपरीत दिशा में होता है। अब कैसे समझे सर? यहां से समझो। जब चुंबक के सिरे को कुंडली के समीप लेके गए, धारक प्रवाह इस डायरेक्शन में था। जब दूर लेके गए तो धारक प्रवाह विपरीत डायरेक्शन में, मतलब धारा का प्रवाह हो रहा है दोनों कंडीशन में, लेकिन एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक। तीसरा, तीसरा उन्होंने क्या कहा? तो तीसरा उन्होंने कहा कि चुंबक को अगर तेजी से कुंडली के समीप ले जाते हैं तो कुंडली में अधिक धारा प्रवाहित होती है ना। क्या कहा? जब चुंबक को कुंडली के समीप अत्यंत तेजी से लाते हैं, अत्यंत तेजी से लाते हैं, तो धारा का प्रवाह कैसा होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा होता है या कुंडली में विक्षेप ज्यादा होता है ना। तो यह कुंडली में धारा अधिक प्रवाहित होती है। ठीक। चौथा उनको क्या पता चला? चौथा ये पता चला कि चुंबक को रोक देने पर कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये पहले से रुका है, चुंबक को आगे पीछे लेके जा रहे थे। अब अगर चुंबक को रोक दे तो धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। तो चौथा उन्होंने क्या क्या समझा? चुंबक को रोक दें, चुंबक को रोक देने पर धारा का प्रवाह नहीं होता। नहीं होता। चुंबक को यदि हम लोग रोक दें तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, किसी भी डायरेक्शन में हम लोग का धारा का प्रवाह नहीं होगा। पांचवा क्या होगा? है ना, ये जो धारा का प्रवाह है ये किसके कारण हो रहा है? चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्षिक गति के कारण हो रहा है। या तो इसको रोक के इसको चलाओ या इसको रोक के इसको चलाओ, दोनों कंडीशन में धारा का प्रवाह होगा। तो हम लोग कह सकते हैं चौथा के बाद पांचवा, कुंडली में धारा का जो प्रवाह हो रहा है, कुंडली में धारा का जो प्रवाह हो रहा है वह चुंबक व कुंडली के बीच कैसी गति? सापेक्षिक गति। सापेक्षिक गति इसके कारण हो रहा है, सापेक्षिक गति के कारण होता है। ठीक। एक बार और क्लियर समझ लो। तुम लोग को अगर ये अक्षर पसंद नहीं आ रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा तो मैं मुंह से बोलूंगा, उसको वीडियो को रोक रोक देना और उसके बाद लिख लेना। ठीक। देखो क्या हुआ, जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे और हेनरी दोनों समकालीन थे और दोनों ने उन्होंने प्रयोग किया, ऑर्स्टेड के प्रयोग को आगे बढ़ाया। ऑर्स्टेड ने क्या किया था? ऑर्स्टेड ने ये किया था कि उसने हाँ, हाँ उसने क्या किया था? ऑर्स्टेड ने एक हम लोग का क्या किया, चुंबक में देखो उसने क्या किया था, इसको लिया था, इसको लिया था कुंडली को, और कुंडली में उसने धारा का प्रवाह किया और चुंबकीय सुई लगाया और देखा कि यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कि नहीं। तो हो गया। अब उसके बाद उसने छोड़ दिया वो प्रयोग। फिर हेनरी के इसमें फैराडे के दिमाग में आया कि आस्टेड ने क्या किया था, कुंडली में धारा का प्रवाह करके चुंबकीय क्षेत्र देखा था, हम लोग चुंबक का प्रवाह करके धारा को देखेंगे, विद्युत धारा को ऐसा होता है कि नहीं करके। तो उसने प्रयोग किया। उसने पहले चुंबक चार हम लोग का क्या लिया, हम लोग चार लिए हैं अपने तरफ से, उसने एक ही ठो लेके बताया था, है ना। इसको चार में अलग अलग बताया ताकि तुम समझो। तो जब कुंडली को स्थिर रखते हैं, पूरा सब में कुंडली स्थिर है ना, कुंडली को स्थिर रख के जब चुंबक के एक सिरे को इसके समीप लाते हैं तो धारा का प्रवाह होता है। मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये सुई, इसका विक्षेप होता है। जब इसके सिरे को चुंबक से दूर लेके जाते हैं तो भी धारा का प्रवाह होता है, लेकिन धारा की दिशा क्या होती है? विपरीत दिशा में। देखो इस डायरेक्शन में सुई खिसका, इसके विपरीत जब इसकी पोलैरिटी चेंज करते हैं, मतलब नॉर्थ से अब साउथ ले आए तो साउथ में जब लेके जाओगे तो धारा का प्रवाह होगा लेकिन विपरीत दिशा, इससे विपरीत होगा,
है ना। और जब इसको दूर लेके जाओगे तो इसके विपरीत उस डायरेक्शन में होगा। तो उसने उसने ये पता किया कि जब, पहला देखो क्या बोल रहा है, चुंबक के सिरे को कुंडली के पास लाने पर धारा का प्रवाह होता है। चुंबक के सिरे को कुंडली के पास लाओगे तो धारा का प्रवाह होता है। इसके विपरीत जब चुंबक को कुंडली के सिरे से दूर लेके जाओगे तब भी धारा का प्रवाह होगा, लेकिन धारा की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। दो चीज समझे। तीसरा उसने क्या कहा कि जब कुंडली को जब चुंबक को इस कुंडली के अत्यंत समीप तेजी से लाते हैं तो कुंडली में धारा का प्रवाह भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा पास जोर से लाओगे तो धारा का प्रवाह क्या होगा, ज्यादा होगा। तीन हो गया। चौथा क्या बोला, यदि चुंबक को रोक दे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। चुंबक को अगर वहीं पर रोक देते, ये तो पहले से स्थिर है, इसको रोक दे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। पांचवा चीज, यदि कुंडली में धारा का प्रवाह हो रहा है तो इस किसके कारण हो रहा है, वो चुंबक और कुंडली इन दोनों के बीच होने वाले सापेक्षिक गति के कारण हो रहा है। एक और समझ सकते हो, छठवां क्या, यदि चुंबक को रोककर कुंडली को आगे पीछे खिसकाएं तब भी धारा का प्रवाह होगा। मतलब दोनों में से कोई एक एक दूसरे के आसपास होना चाहिए, पास या दूर होना चाहिए। ठीक, तो इन चारों कंडीशन में, पांचों कंडीशन में धारा का हम लोग का प्रवाह होगा। समझ गए। इसको लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखो लिखना चाहोगे तो लिख लो, चलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। चलो अब आगे देखते हैं इसी में, है ना, इसी में आगे देख लो। हम लोग धारा का प्रबलता इसमें कैसे बढ़ा सकते हैं, ये देखो, इसी में देखो हम लोग धारा का प्रबलता कैसे बढ़ा सकते हैं। धारा की प्रबलता कैसे बढ़ाएं, है ना। सबसे पहले धारा को धारा की प्रबलता कैसे बढ़ाते हैं, ये देखो। पहला, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर, अब देखो कुंडली में यदि फेरों की संख्या तुम लोग बढ़ा दोगे, इसमें फेरों की संख्या ज्यादा बढ़ा दोगे तो धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो जब इसको समीप ला रहे हो, नॉर्थ को, एक समझो नॉर्थ के समीप ला रहे हो, ये ऐसे बल रेखाएं गुजर रही हैं इसकी, ये, है ना। जब एक कॉइल को लाते हो इसके पास तो केवल और केवल दो बल रेखाएं गुजर रही हैं। यदि इसमें कोई इसकी संख्या बढ़ा दो, फेरों की संख्या, तो देखो अब ज्यादा बल रेखाएं गुजर रही है, ज्यादा बल रेखाएं गुजर रही है तो धारा का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें, है ना, मतलब जो रिंग हम लोग जो करते हैं, लूप, लूप की संख्या या फेरों की संख्या अगर बढ़ा देते हैं तो कुंडली में धारा का प्रवाह अधिक होगा। ठीक। दूसरा चीज, तार की मोटाई बढ़ा करके, है ना, तार का मोटाई बढ़ा दें या तार का व्यास बढ़ा दें। दूसरा क्या हम लोग का, तार का व्यास बढ़ाने पर, तार का व्यास बढ़ाने का कहने का मतलब क्या है, तार की मोटाई बढ़ाने पर, है ना। ये तार का व्यास देखो, मान लो ये तार है, तार का व्यास कितना है, इतना है, छोटा सा। अब यदि मैं ऐसे ले लूं ये वाला, तो तार का व्यास क्या हो गया, अब ज्यादा हो गया, इसकी तुलना में ज्यादा मोटाई का है ना। ये वाला ज्यादा मोटाई का है ना इसकी तुलना में। अब ये ज्यादा मोटाई का है तो इसका व्यास भी ज्यादा है। तार का व्यास बढ़ाओगे तो मोटाई बढ़ेगा, तो क्या होगा, सूत्र पढ़े हो, आर बराबर रो एल बटे ए, ये सूत्र पढ़े हो प्रतिरोधकता वाला में। तो ये क्या है हम लोग का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कम है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है ना। तो देखो जब क्षेत्रफल ज्यादा करोगे, अब इस यहां से क्या पता चल रहा है, आर जो है व्युत्क्रमणपाती है, 1/1 है, यहां से ऐसे दिख रहा है। ए का मान बढ़ाते हो तो आर का मान क्या होगा, कम होगा। मतलब यदि तार का व्यास बढ़ा देते हो, कहने का मतलब मोटाई बढ़ा रहे हो, और फिर कहने का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा रहे हो। तो जब ए को बढ़ा रहे हो तो आर का मान कम होगा। आर क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध कम होगा। और धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो जब प्रतिरोध का मान कम होगा तो धारा क्या होगी, अच्छे से प्रवाहित होगी, है ना। तो ये सब करके हम लोग क्या कर सकते हैं, धारा के प्रवाह को बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुआ इतना चीज। और एक चीज याद रखना, यदि कुंडली के सिरे को खुला रख दे तो कुंडली में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। यदि इस कुंडली के सिरे को खुला रख दें तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, ये देखो, ये यदि कुंडली के सिरे को खोल दें ऐसे, तो कुंडली के सिरों को खोलोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत, है ना। खुला कुंडली रहेगा तो उसका प्रतिरोध अनंत होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे आर, मान को रख दो,
आई बराबर वी बटे आर का मान क्या करोगे, अनंत, और एक बटे अनंत का मान कितना होता है, शून्य, मतलब धारा क्या हो गया, शून्य। उस कंडीशन में कुंडली में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात कुंडली को जब यदि खुला कर दें तो कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर हो गया इतना चीज? हाँ, समझ गए? अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण लिखोगे परिभाषा? चलो लिखो। हाँ वो तो बचा है ना, फैराडे का नियम हो गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चलो परिभाषा लिखवाता हूँ, हेडिंग डालो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डालिए हेडिंग विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर लेंस का नियम हो गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, हेडिंग डालो चलो। ठीक, चलो लिखो। जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में, हाँ लिखो ना, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है या परिवर्तन किया जाता है तब कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल मतलब समझते हो, आगे पढ़े हो ना पहले, चलो ना थोड़ा सा बता दूंगा। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिससे कुंडली में धारा का प्रवाह होता है, या जिससे कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। लिखो, जिससे कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, जिससे कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। इस घटना को, इस घटना को, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहते हैं। ठीक, वो पिछला लिखवाया हूँ, फैराडे का ओरिजिनल नियम नहीं है ना, अभी ओरिजिनल नियम लिखवाना बाकी है, 3 नियम है उसका। वो तो खाली उसका जो प्रयोग किया उसका नियम था, है ना, जो प्रयोग किया उसका नियम था, मेन नियम अभी बच्चा है, उसी को तुम लोग लिखना। ठीक, अभी जो लिखवाऊंगा। हाँ तो क्या बताया, जब किसी कुंडली के चुंबकीय, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना। जब किसी चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिससे कुंडली में धारा का प्रवाह होता है ना। यह संपूर्ण घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक, और इसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो परिभाषा है, इसी को फैराडे का क्या कहते हैं, प्रथम नियम कहते हैं। तो इसे ही उसी में लिख लेना, या ऐसा करो, वो हो गया ना क्लियर। हाँ, अब उसके बाद लिखो फैराडे का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, है ना। 3 नियम है, पहला करो प्रथम नियम, पहला करो प्रथम नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम। ठीक, चलो लिखो, इतना लिखने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। हम्म। हाँ, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। ठीक, प्रथम नियम हम लोग देखते हैं। तो प्रथम नियम यही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो भी नियम है ना, उसी को पूरा का पूरा लिखोगे, लास्ट में लिखोगे इसे ही फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। बस वही एक लाइन अटैच करना है। क्या लिखोगे, मैं बोल दे रहा हूं मुंह से, तुम लोग चाहोगे तो लिख सकते हो। प्रथम नियम क्या है, जब किसी कुंडली से संबंधित बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है,
जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में, या जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है ना, तो उस कुंडली में क्या होता है, हाँ, उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे उस कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं तथा इसे ही फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक, एक बार फिर बोल रहा हूं, समझ लो, कोई दिक्कत या डाउट ना हो उसके लिए। जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है ना, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं तथा इसे ही फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज? उसके बाद फैराडे का द्वितीय नियम है। फैराडे का कौन सा नियम है? द्वितीय नियम। अब फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, देखो। हाँ, फैराडे का द्वितीय नियम, और देखना है क्या इसमें? क्या? अच्छा, विद्युत वाहक बल। हाँ, चलो न देख लो। विद्युत वाहक बल क्या है? जिसके कारण धारा का प्रवाह हो। कैसे? अब देखो, हर चीज में आवेश है, पहली बात तो ये याद रखो। हर चीज में आवेश है, बस वो रन नहीं करता, मूव नहीं करता, वो क्या है? रेस्ट की कंडीशन में। इसमें भी क्या है? धारा स्थिर रूप में है। इसमें आवेश है, आवेश है, ऐसा नहीं इसमें आवेश नहीं, इसमें आवेश है, लेकिन सब क्या है? रेस्ट के कंडीशन में, मतलब स्थिर अवस्था में। तो धारक प्रवाह होगा? नहीं होगा। अब मान लो कुछ ऐसा बल लगाए हम लोग या कुछ ऐसा बल लगाए जिससे इसका आवेश प्रवाहित हो, तो ऐसा बल लगाए जिससे आवेश प्रवाहित हो, तो इसमें क्या होगा? धारा उत्पन्न हो, क्योंकि धारा का परिभाषा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह हो रहा है? नहीं हो रहा है, अभी स्थायी में है। तो कोई ऐसा बल लाए जिससे आवेश प्रवाह हो, इसमें जो आवेश है उसमें प्रवाह हो, तो उसी बल को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल। मतलब ऐसा बल जो आवेश को दौड़ाने के लिए जिम्मेदार हो। आवेश को दौड़ाओगे तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और आवेश दौड़ेगा तो क्या होगा? हाँ, धारा का प्रवाह होगा। इसलिए तो इसके परिभाषा में क्या था? जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इसके कारण परिपथ में धारक प्रवाह होता है। तो विद्युत वाहक बल के कारण ही तो धारा प्रवाहित हुआ। क्यों? क्योंकि विद्युत वाहक बल क्या किया? धारा को भेजा, सॉरी, आवेश को क्या किया? आगे बढ़ाया, आवेश को धक्का दिया, तो आवेश वो चलने लगा, और जब आवेश चलेगा, आवेश प्रवाह होगा, तो क्या होगा? धारा उत्पन्न होगी। समझ गए? तो बस वही है। अब इसका नियम लिखो, द्वितीय नियम। ठीक, दो ही नियम है ना, तीन नहीं, सॉरी, दो नियम है। चलो, द्वितीय नियम हो गया। हाँ, लिखो। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, द्वितीय नियम मैं ऊपर से लिखवा रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें और बहुत कुछ है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, लिखते जाओ। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, द्वितीय नियम, हाँ, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। परिवर्तन की क्या चीज? हाँ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, परिवर्तन की दर के, या ऐसा भी कह सकते हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में ऋणात्मक परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। वही चाहता है, माइनस हम लोग लगा देते हैं। ठीक, हो गया। अर्थात हम लोग ऐसे कह सकते हैं, अर्थात कई प्रकार से लिख सकते हो इसमें। देखो, अर्थात ई जो है अनुक्रमानुपाती होगा डेल फाई बटे डेल टी के, अरे माइनस में होगा। ठीक, ऋणात्मक के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ गए? हाँ,
और ये माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि प्रेरित प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो सदैव क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसका क्या करेगा, ये विरोध करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऋणात्मक लगाते हैं। ठीक, तो तुम लोग चाहो तो वैसा भी कर सकते हो, या नहीं करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक, या देखो इसको समझा दो अच्छे से। चलो इसको अच्छे से समझा देते हैं। हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं। मान के चलते हैं, माना शुरू से कर देता हूं। माना किसी परिपथ का, है ना, हम लोग मान के चलते हैं किसी क्षण ले लेते हैं, या किसी परिपथ का चुंबकीय फ्लक्स, किसी परिपथ का चुंबकीय फ्लक्स φ1 है। टी समय बाद, टी समय बाद फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे यह φ2 हो जाता है। तब फ्लक्स में परिवर्तन की दर, और हम लोग कैसे निकालते हैं, φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1 बटे क्या करोगे, टी समय में, है ना, कितने समय में हुआ। तब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से, तब फैराडे के द्वितीय नियम से, तब फैराडे कौन से नियम से बच्चा लोगों, द्वितीय नियम से। तब फैराडे के द्वितीय नियम से, अब फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, ई जो है ना, वो अनुक्रमणपाती होगा किसके, φ2 माइनस φ1 बटे टी। जब नियतांक लगाओ हटाओगे तो ये हो जाएगा के, अनुक्रमणपाती हटाओगे तो लग जाएगा के माइनस में, और φ2 माइनस φ1 बटे टी, जहां के नियतांक है। और तुम लोग कहीं पर लिख लेना, माइनस चिन्ह यह बताता है कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए इसमें ऋणात्मक लगता है। ठीक, तो ये हो जाएगा ई बराबर φ2 माइनस φ1 बटे टी कोष्टक में, और ये माइनस है ना, के का मान 1 होगा प्रयोगों से। ठीक, के बराबर 1 हो जाता है प्रयोगों से। या इसी कई प्रकार से लिख सकते हो, ई बराबर लिख सकते हो माइनस डेल फाई बटे टी, या ई बराबर माइनस में लिख सकते हो, कई लोग ऐसे लिखते हैं डेल फाई बटे डेल टी, ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक, समझ गए इतना। 5b कर देना इसको, 5b ये। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अवकलन के पदों में कैसे लिखोगे, ई बराबर माइनस डी फाई बाई बी बटे क्या करोगे, डी टी। ये सब है, ये सब हम लोग का क्या है, हाँ, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम। ठीक, और है इसमें, यदि फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या n हो, तो ए वहां तक दिख रहा है कि नहीं, मेरे को एक बार देखने दो। हाँ दिख रहा है, एन हो तो कैसा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में छोटा सा चेंजेस होगा, जहां जहां ये है वहां वहां एन का गुणा हो जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा माइनस एन डेल फाइव बी बटे डेल टी, एक तो ये हो जाएगा, या हो जाएगा ई बराबर माइनस एन, हम लोग कर सकते हैं डेल फाइव बी बटे टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ई बराबर माइनस एन इंटू डी फाइव बी बटे डी टी, ये। ठीक, जब कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो। ठीक, समझ गए। हाँ ये है, कैपिटल लेना चाहो तो कैपिटल, कैपिटल भी ले सकते हो, इसको कैपिटल लेना चाहो तो कैपिटल भी ले सकते हो, ये कैपिटल हो जाएगा, और क्या है ये एन इंटू डी फाइव बटे डी टी। ठीक, ये आगे काम आएगा ना, ये आगे हम लोग का काम आएगा, ई का मान रखेंगे ना आगे, हाँ, तो वहां पर हम लोग का बहुत काम आएगा। ठीक, और देखना चाहोगे तो और देख सकते हो, नहीं तो इतना में भी लिखते हैं। हो गया, हाँ, इसका मात्रक भी देख लेना, वोल्ट। विद्युत वाहक बल क्या है, हाँ बल है, मतलब वो न्यूटन मत कर देना ना, क्योंकि विद्युत वाहक बल इसको चला रहा है, और जब नापते हैं तो हम लोग क्या वोल्टेज से मापते हैं, तो ये क्या होगा, वोल्ट होगा इसका मात्रक।
वोल्ट है इसका मात्रक, ये याद रखना। ठीक, इसका मात्रक क्या है? वोल्ट है। चलिए नोट करिए इतना। आज इतना मैं ही रोक दूं? एक काम करते हैं, कल लेंज का नियम पढ़ा देंगे, और लेंज का नियम करके फिर, या आज शाम को ही वीडियो आ जाएगा, लेंज का नियम, और फिर इसमें आगे बढ़ जाएंगे। भंवर धारा है, भंवर धारा भी बताना है। चलो लेंज का नियम करके भंवर धारा कर देंगे, ठीक। चलो आज इतना ही, देखो है ना, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए नोट करिए इसको। अब देखो इसी में लेंज का नियम, चलो उसको क्लियरिज कर दे रहे हैं हम लोग, है ना। इसको क्लियरिज कर दे रहे हैं, भंवर धारा को फिर शाम को एक वीडियो ला देंगे, शाम को या कल सुबह। ठीक, आज क्लियर कर दे रहे हैं इसको, लेंज के नियम को, है ना। चलिए लेंज का नियम हेडिंग डालिए, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो, हेनरी और वो, नाम भूल जाता हूँ उसका, क्या कहते हैं उसको, फैराडे, है ना। फैराडे और हेनरी ने क्या किया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पता लगाया, है ना। मतलब क्या, कि जब चुंबक को भी किसी कुंडली के आगे पीछे ले जाते हैं तो धारा का प्रवाह होता है। इसको प्रेरित धारा नाम दिया। लेकिन इस धारा की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम लोग का कौन दिया, लाया, लेंज लाया। लेंज क्या करना चाहता था, लेंज चाहता था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो धारा उत्पन्न हुई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, इस प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, इसके लिए लेंज ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। तो लेंज का नियम क्या कहता है, किसी परिपथ में प्रेरित धारा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिस कारण वो स्वयं उत्पन्न हुआ है ना। किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा जो है वो इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिस कारण वो स्वयं उत्पन्न हुआ है। ठीक, मतलब कुल मिला के कैसा है मालूम, तेरे कारण मेरे साजन, मेरे साजन तेरे कारण, है ना, बस ये वही है। तो लेंज का नियम वही कहता है कि परिपथ में जो प्रेरित धारा है, या परिपथ में जो धारा उत्पन्न होती है, उसको प्रेरित धारा कहते हैं। और ये जो प्रेरित धारा है उस कारण का विरोध करती है जिस कारण, हाँ, स्वयं उत्पन्न हुई हो। ठीक, तेरे कारण मेरे साजन, मेरे कारण तेरे साजन, गाना सुने हो, बस वही है। ठीक, तो चलो लेंज का नियम क्या कहता है। लेंज का नियम कहता है, इस नियम अनुसार, लिखो, लिखते जाओ तुम लोग, मैं यहां लिख रहा हूं, तुम लोग भी लिखते जाओ। इस नियम अनुसार किसी परिपथ में, दूसरे कलर में लिखो, चलो लिखो, इस प्रकार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके, वह उस कारण का विरोध कर सके जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। वह स्वयं उत्पन्न हुई हो, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। ठीक, जिस कारण से उत्पन्न हुई है उसी कारण का विरोध करे तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। समझ गए? हाँ चलो अब आगे बढ़े। चलो लिखो इसको, हाँ चलो नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। हो गए। अब चलो लेंस के नियम का अब हम लोग व्याख्या करते हैं कि ये प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, तो फैराडे का अभी प्रयोग देखे थे हम लोग, ये कुंडली था, है ना, ये क्या था, कुंडली था, कॉइल था ये। ठीक, यहाँ पर विक्षेप हो रहा था, जो भी एन ध्रुव हम लोग लेके गए थे यहाँ, ये एन ध्रुव जब इस कुंडली के समीप लेके आए थे, ठीक, तो क्या हुआ था उसको देखेंगे। और एक चित्र मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ, ये, जब कुंडली को हम लोग क्या करेंगे, दूर लेके जाएंगे, एन ध्रुव को, मतलब ये एन ध्रुव को हम लोग कहाँ लाएंगे, दूर। अब देखो इसी में आगे बढ़ते हैं। जब, है ना, फैराडे के नियम में हम लोग देखे थे कि जब एन ध्रुव को कुंडली की ओर चलाते हैं तो उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है। मान लो धारा की दिशा कैसी भी थी, इधर थी, ऐसे थी, दूर लेके गए तो धारा की दिशा अब कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी, क्योंकि हम लोग देखे हैं
ठीक। अब ये खाली बताने के लिए नॉर्मल, अभी तुम लोग का धारा प्रेरित धारा अलग से मैं बताऊंगा, तो इसको छोड़ दो, चलो हटा ही दो। ठीक। तो देखो, जब हम लोग देखे थे कि कुंडली के, हाँ, चुंबक समझो, कुंडली में चुंबक जो रहता है ना, ये चुंबक जो है कुंडली के समीप लाते हैं या दूर ले जाते हैं चुंबक का सिरा को, तो इसके क्या होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी, देखो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण उत्पन्न हुआ है। तो किसका विरोध कर रहा है, ये एन का विरोध कर रहा है, क्योंकि एन को पास लाए हैं तो इसके कारण यहाँ पर क्या हुआ है, धारा उत्पन्न हुआ है। तो ये किसका विरोध करेगा, इस एन का विरोध करेगा, मतलब एन इस ये पास आ रहा है, तो इसको वो दूर भेजने का प्रयास करेगा। और दूर कब भेजेगा, जब इसके यहां पर भी क्या हो, जब इसके सिरे पर भी क्या हो, एन उत्पन्न हो जाए। तो एन और एन होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, क्योंकि मैं बताया हूं सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कैसे होगा, जब यही होगा कि जब कुंडली का यह फलक, ये वाला साइड जो चुंबक के पास है, इस पर भी क्या हो, एन ध्रुव की भांति कार्य करे, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो एन के पास आने के कारण यहां पर जो धारा उत्पन्न हो रही है वो उस कारण का विरोध कर सकेगा जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो उत्पन्न किसके कारण हुआ है, एन ध्रुव को पास लाए तो उत्पन्न हुआ है, तो विरोध क्या करेगा, एन ध्रुव पास मत आए उसका विरोध करेगा। इधर क्यों आ रहा है, तो उधर जा, तो उधर कब भेजेगा, जब कुंडली का ये जो फलक है, जो सिरा है एन ध्रुव के साइड, वो भी एन की भांति कार्य करे, तब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और इसको क्या करेंगे, दूर भेजेंगे। तब इसमें प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी, तो एन है, यहाँ पर एन धारा उत्पन्न और एन ध्रुव की भांति कार्य कर रहा है, तो इसमें हम लोग का ऐसा हो जाएगा एन, ये एन बना है ऐसा, और इसको एन न बना करके इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे, ऐसे, ये चित्र बना दो, ये डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में हमको कैसे पता चला, जब एन ध्रुव को कुंडली के समीप लाएंगे, ये एन ध्रुव को मान लो ये छल्ला है, रिंग है, ये इसके समीप ला रहे हो तो धारा ऐसे जा रहा है तुम लोग का, चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे गुजर रही है, ऐसे, ये ऐसे, ठीक ऐसे। तो किसका विरोध करेगा, जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो एन ध्रुव को पास में ला रहे हैं, चुंबक के एन ध्रुव को इसके समीप ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, देखो चुंबक के एन ध्रुव को इसके समीप ला रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है। धारा उत्पन्न हो रहा है, धारा की दिशा वह इस प्रकार होगी, वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो स्वयं किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, जब एन को इधर ला रहे हैं तो ये उत्पन्न हो रहा है, तो इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। एन के पास आने पर ये उत्पन्न हो रहा है, विरोध किसका करेगा, जिसके कारण उत्पन्न हुआ। एन को पास लाने पर वो उत्पन्न हुआ है, तो उसका विरोध करेगा, पास मत आओ तुम दूर जाओ। तो दूर कब ढकेलेगा, जब कुंडली का ये वाला सिरा जो एन के पास है, ये भी एन ध्रुव की भांति कार्य करे, तभी उसका विरोध करेगा, क्योंकि सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। तो एन की ध्रुव की भांति कार्य करेगा, तो इस कुंडली में धारा का प्रवाह कैसा होगा, तो एन बना दो और इसका पूछ को इधर कर दो, एक पूछ को उधर कर दो, मतलब इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब धारा का प्रवाह इसमें कैसा होगा, कुंडली में इस डायरेक्शन में, देखो ये ऐसे, इस डायरेक्शन में, ये, ठीक। कैसे होगा, ऐसे, ऐसे, ऐसे। देखो ये एन बना है ना, ऐसे एन को बना दो ऐसे, और इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो, ये, ठीक। ये तो धारा का प्रवाह कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसके विपरीत कुंडली को हम लोग दूर लेके भी गए थे, तो उसको भी देख लो। जब कुंडली को हम लोग इससे, सॉरी, चुंबक को इस कुंडली से दूर लेके गए, तब भी धारा का प्रवाह हुआ। पहले धारा का विक्षेप कैसा था, ऐसा था, उसके बाद धारा का विक्षेप कैसा हुआ, उल्टा दिशा में, मतलब धारा का प्रवाह विपरीत होगा, इसी को देखना है। तो जब कुंडली को, जब चुंबक को कुंडली से दूर लेके गए, तो भी धारा का प्रवाह हुआ। जब चुंबक को या चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर लेके गए, तब भी प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। और फिर वही बात, प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। तो एन ध्रुव के दूर जाने पर यह उत्पन्न हुई है, तो विरोध किसका करेगी, एन ध्रुव का, कि ये दूर क्यों जा रहा है, तो दूर मत जा, मेरे पास आ। तो मेरे पास कब आएगी, जब यहां पर कुंडली का ये वाला एन ध्रुव की ओर जो फलक है वो किसकी तरह कार्य करे, एस ध्रुव की भांति कार्य करे, एस ध्रुव। तो एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा, तो सजाती विजातीय ध्रुव में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो कुंडली को उधर न जाके क्या कहेगा, तू मेरे साइड आ। समझे इस सेंस को, देखो इसको एन को बाहर लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं इस कुंडली से, तो क्या हो रहा है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है। और ये प्रेरित धारा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिस कारण वो स्वयं क्या हुई है, पैदा हुई है ना। तो एन ध्रुव के दूर जाने पर वो पैदा हुई है, तो किसका विरोध करेगी, इसी का, कि तू दूर मत जा, तू मेरे पास आ, विरोध करेगी, क्योंकि इसी कारण पैदा हुई। तो दूर मत जा, मेरे पास आ। तो पास कब आएगी, जब ये वाला सिरा किसकी भांति कार्य करेगा, एस की ओर। तब इस पर धारा का प्रवाह कैसा होगा, तो एस
ये एस, जैसे एन था तो एन बनाए, एस था तो एस बनाएंगे, तो ये हो गया एस। अब इसका मुंडी नीचे कर दो, इसका मुंडी ऊपर कर दो, ये तो इस डायरेक्शन में होगा। और अगर हम लोग इस रूप में देखें, ये एस है ना, एस, अगर इसको हम लोग देखें तो एन ध्रुव को दूर लेके गए, एन ध्रुव को दूर लेके जा रहे हैं, तो ये हम लोग का क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, मान के चलो ये हम लोग का ये है, कुंडली है, ठीक। तो ये हम लोग का धारा निकल गया इधर, ये धारा निकल गया इधर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र है ये ये और ये पहले की तुलना में कम निकलेगी, क्योंकि हम लोग कुंडली को पीछे लेके जा रहे हैं, ये चुंबक को पीछे लेके जा रहे हैं। तब इस पे धारा का प्रवाह कैसा होगा, तो धारा का प्रवाह एस की ओर, एस जैसा, ऐसा ऐसा, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज चलेगा। ये कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज था, उल्टा चल रहा था, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वाला कैसा चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा, एस। तो धारा का प्रवाह कैसा होगा, ऐसे, इस डायरेक्शन में, इधर से ऐसे ऊपर जाएगा, ये इस कुंडली में धारा का प्रवाह ऐसे होगा, ऐसे और ऐसे, देखो विपरीत है एक दूसरे के। तो इसी तरीके से हम लोग का धारा का प्रवाह होता है, ठीक। तो लेंज के नियम से हम लोग क्या करते हैं, धारा के प्रवाह को ज्ञात करते हैं कि प्रेरित धारा जो प्रवाहित हुआ है ना, जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, उस धारा के प्रवाह की दिशा क्या है। तो एन और एस इस डायरेक्शन में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जब चुंबक को इसके समीप लाओगे तो यहाँ पर धारा उत्पन्न होगी और ये उसका विरोध करेगी जिसके कारण उत्पन्न हुई है। तो एन पास आया तो विरोध करेगी, तो पास मत आ तू दूर जा, विरोध करेगी उसका। पास क्यों आया, तो दूर जा, तो दूर कब जाएगा, जब यहाँ पर एन उत्पन्न होगा। तो एन एन एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, तो इसलिए ये दूर जाएगा। अब मेल मेल एक दूसरे को पसंद करेंगे क्या, नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पर मेल फीमेल आ गया, तो मेल फीमेल आएगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, लोग पसंद करेंगे, है ना। तो मेल मेल एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, जलन मरेंगे, तो दूर जा, ठीक। तो लेंज का नियम वही है ना ये। अब तो हम लोग का इसका धारा का दिशा क्या होगा, एन, और डायरेक्शन इधर इधर कर दो, तो ये हो गया हम लोग का। उसी तरीके से एस का डायरेक्शन है, एन को दूर लेके गए तो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई थी। अब ये उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण उत्पन्न हुई है। तो एन को दूर ले जाने पर उत्पन्न हुई है, तो उसका विरोध करेगी, तो दूर मत जाओ, तू मेरे पास आ। पास कब आएगा, जब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक फीमेल डालेंगे, सुमन को डाल देंगे, तो ये एन है ना, एस, सुमन को डाल देंगे, तो ये सुमन, मतलब एन ध्रुव जो है ये इसकी ओर आकर्षित होगा दूर जाने के कारण, है ना। इसके कारण दूर जा रहा था, एस ध्रुव लाए तो इसकी ओर आकर्षित करेगा, है ना। तब प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी, जिस कारण का विरोध करेगी, जिसके कारण उत्पन्न हुई है, तो उधर जा रहा है तो विरोध करेगी, तो उधर मत जाई धारा, तो एस की धारा, एस डालेंगे यहाँ पर, मतलब इस कुंडली का ये वाला सिरा एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा, जिसके कारण ये एन ध्रुव इधर की ओर आएगा, ठीक। अब इसकी दिशा कैसी होगी, तो एस बना दो, तो ये हम लोग का हो गया क्लॉकवाइज। तो एन को पास लाओगे तो धारा की दिशा कैसी होगी, प्रेरित धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, और एन को दूर ले जाओगे तो प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी, क्लॉकवाइज, ठीक। अब प्रश्न तुमको कैसे दे देगा, 3 नंबर का घुमा के इसमें, है ना। लेंज का नियम क्या है, सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है ना। तो लेंज का नियम क्या है ये समझे। अब समझेंगे लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल क्यों है। तो इसी चित्र से समझो, है ना, इसी चित्र समझा दो, अलग से और चित्र नहीं बनाऊंगा मैं, समझो। देखो, जब कुंडली को इसके समीप लाते हैं, समझो, जब इसको कुंडली के समीप लाते हैं तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है या उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुआ हो। तो इसके पास आने के कारण इसका विरोध कर रही है वो, कि तू पास मत आ, तू दूर जा। और दूर जाने के लिए वो क्या कर रही है, ये कुंडली में एन ध्रुव उत्पन्न हो जा रहा है ना, एन ध्रुव की भांति कार्य कर रहा है, जिसके कारण ये उसको उधर धकेलेगा। लेकिन ये एन ध्रुव उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, फिर भी हम लोग इधर ला रहे हैं उसको, मतलब इसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऊर्जा खपत हो रहा है, जो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संरक्षित होगा, ठीक। कुछ ना कुछ ऊर्जा के रूप में क्या हो रहा है, ये देखो यहां से। तो जब इस प्रतिकर्षण बल हो रहा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि एन एन है, तो प्रतिकर्षण बल जो हो रहा है, तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम लोग क्या कर रहे हैं, कुंडली चुंबक को कुंडली के पास ला रहे हैं, जिसके कारण हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। और यह कार्य कैसा है, यांत्रिक कार्य है, जो किस रूप में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा के रूप में, अर्थात किसके रूप में, विद्युत धारा के रूप में, ठीक, समझे। क्योंकि ये हम लोग ला रहे हैं ना चुंबक को, तो हम लोग का यांत्रिक कार्य हुआ। और जब चुंबक को इसके विपरीत में है तब भी हम लोग ला रहे हैं, इन दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है ना, एन उत्पन्न हुआ है, तो प्रतिकर्षण के बाद भी हम लोग इसको इसकी ओर ला रहे हैं, मतलब हम लोग यांत्रिक कार्य कर रहे हैं। और यांत्रिक कार्य कर रहे हैं तो इसमें किस किस रूप में हो रहा है, विद्युत धारा के रूप में उत्पन्न हो रहा है, विद्युत ऊर्जा के रूप में, क्योंकि कुंडली में क्या हो रहा है, धारा उत्पन्न हो रहा है। धारा क्या है, करंट, मतलब विद्युत है, तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं, ठीक। इसके विपरीत देखो, यहां आ जाओ, यहां जब कुंडली को इससे दूर लेके जाया जाता है
तो इसमें क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, और इसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण उत्पन्न हुआ। इसके दूर जाने के कारण धारा उत्पन्न हुई है, तो धारा क्या करेगी, विरोध करेगी जिसके कारण उत्पन्न हुआ है, इसी कारण उत्पन्न हुआ है, इससे दूर जा रही है इसलिए। तो क्या करेगी, ये दूर मत जाए, ये इसके पास आए, इसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा। कुंडली जो है, चुंबक के समीप वाला जो कुंडली है वो इस ध्रुव की भांति कार्य करेगा, जिसके कारण क्या होगा, एन ध्रुव को इसके पास लाने का प्रयास करेगा। लेकिन यहां पर अब क्या लग रहा है, आकर्षण बल। इस आकर्षण बल के विरुद्ध हम लोग फिर कार्य करेंगे और इसको बाहर लाने का ही प्रयास करेंगे। तो इस आकर्षण बल के विरुद्ध जो हम कार्य करेंगे वह यांत्रिक कार्य है, और ये जो यांत्रिक कार्य है ना, ये उसमें क्या रूप में कन्वर्ट हो रहा है, धारा के रूप में, अर्थात विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो दोनों कंडीशन में हम लोग का किया गया कार्य जो है ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के क्या है, अनुकूल है। ठीक, समझ गए, चित्र सेम रहेगा, चित्र सेम रहेगा। नहीं समझ आ रहा है तो इसको नोट करो इतना को, और फिर लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, चित्र में समझा दूंगा, नया चित्र बना दूंगा। ठीक, चलो इतना नोट करो, फिर मिटाता हूँ। चलो नोट करो, कर लिए नोट। चलिए अब हेडिंग डालिए, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है, या सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। सिद्ध कीजिए, हाँ सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। मैं लिखवाते रहूं क्वेश्चन। प्रश्न ऐसा पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के क्या है, अनुकूल है। समझ गए इतना? हाँ हाँ, हो गए। चलो उसके बाद लिखवाता हूं इसमें, लिखते जाओ। चलो, जब कुंडली का एन, जब चुंबक का एन सिरा, बोलते जा रहा हूं, लिखो, जब चुंबक का एन सिरा कुंडली के समीप लाया जाता है, ये कुंडली है मान के चलो, है ना, एक कुंडली के लिए देख रहे हैं। जब चुंबक का एन सिरा कुंडली के समीप लाया जाता है, हाँ, जब चुंबक का एन सिरा कुंडली के समीप लाया जाता है, तो तो कुंडली का वह भाग जो चुंबक की ओर है, कुंडली का वह भाग जो चुंबक की ओर है, कुंडली का वह भाग जो चुंबक की ओर है, वह लेंज के नियम के अनुसार एन ध्रुव की भांति कार्य करता है। लेंज के नियम के अनुसार एन ध्रुव की भांति कार्य करता है। लेंज के नियम के अनुसार एन ध्रुव की भांति कार्य करता है। हो गया, पूर्ण विराम करो। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को कुंडली के समीप लाने में, चुंबक को कुंडली के समीप लाने में, चुंबक को कुंडली के समीप लाने में यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। मतलब जो हमारे द्वारा किया जा रहा है वो कार्य, यांत्रिक कार्य करना पड़ता है।
यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, या ऐसे कह सकते हो चुंबक के समीप लाने पर एक कार्य करना पड़ता है, ऐसे लिख दो। चुंबक के समीप लाने पर एक कार्य करना पड़ता है। यह यांत्रिक कार्य यह यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा, फिर कोष्टक में विद्युत धारा कर देना, विद्युत ऊर्जा कोष्टक में विद्युत धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये उसका डिजाइन है, मान के चलो ये मेन है, ऐसी कार्य करेगा, है ना। मतलब एक ऐसा चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है धारा, जो है करंट का फ्लो का, है ना। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। ठीक इसी प्रकार पैराग्राफ चेंज करके लिखो। ठीक इसी प्रकार जब चुंबक के एन सिरे को जब चुंबक के एन सिरे को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, जब चुंबक के एन सिरे को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, हाँ, जब चुंबक के एन सिरे को कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो कुंडली का वह सिरा जो चुंबक की ओर है, कुंडली का वह सिरा जो चुंबक की ओर है, एस ध्रुव की भांति कार्य करता है। क्योंकि इस कारण का विरोध करेगा, दूर मत जाओ पास आओ, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, एस बन जाएगा। एस ध्रुव की भांति कार्य करता है, एस ध्रुव की भांति कार्य करता है, हो गया। असमान ध्रुवों में प्रतिकर्ष आकर्षण होता है, सॉरी, असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, लिखो, असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, हो गया। इस आकर्षण बल के विरुद्ध इस आकर्षण बल के विरुद्ध, एनएस है ना, तो आकर्षण होगा। इस आकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को दूर ले जाने के लिए पुनः कार्य करना पड़ता है। इस आकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को दूर ले जाने के लिए कार्य करना पड़ता है। इस आकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को दूर ले जाने के लिए कार्य करना पड़ता है। चुंबक को दूर ले जाने के लिए कार्य करना पड़ता है। यह यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा, कोष्टक में फिर लिख लेना विद्युत धारा, यह यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा कोष्टक में विद्युत धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, के रूप में परिवर्तित हो जाता है, के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। ठीक, इस प्रकार लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। सिद्ध हुआ ऐसे करके लिख लेना, और सिद्ध कर रहे हो तो सिद्ध हुआ करके लिखना, छोड़ मत देना, सिद्ध हुआ करके लिख दो। ठीक, इसमें एक नंबर का भी प्रश्न आता है ना, एक नंबर का भी प्रश्न आता है तो प्रश्न पूछ देता है, क्या खुले परिपथ के लिए लेंज का नियम सत्य है। हाँ, तो याद रखना नोट पॉइंट में, लेंज का नियम खुले परिपथ के लिए भी लागू होता है, यह खुले परिपथ के लिए भी लागू होता है। यह खुले परिपथ के लिए भी सत्य है ना। यह मत कहना कि लेंज का नियम खुले परिपथ के लिए लागू नहीं होता, खुले परिपथ के लिए भी लेंज का नियम लागू होता है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग का प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न हो रहा है ना। खुले परिपथ में भले ही धारा प्रवाहित हो या ना हो, लेकिन खुले परिपथ में विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न हो रहा है ना। हाँ, तो ये नियम लेंज के नियम के लिए सत्य है। ठीक,
तो आज इतना ही देखो, है ना। अगली वीडियो कल सुबह आएगी, आज शाम तक ये डला जाएगा, अगली वीडियो कल सुबह आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, जय श्री राम।